भाग में हमने जाना कि प्राचीन भारत के पास ऐसा ज्ञान था जो अपने समय से सदियों आगे था। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर वह ज्ञान गया कहाँ? क्या विदेशी आक्रमणों ने उसे मिटा दिया, या फिर उसे सुरक्षित रखने के लिए जानबूझकर छुपा दिया गया? आज हम उठाने जा रहे हैं उस परत को जो सदियों से इतिहास के ऊपर जमी हुई है, और सामने आएगा वो सच जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उस रात की स्मृति आज भी मेरे भीतर धुएं की तरह तैरती है। चाहूं भी तो उसे पूरी तरह भुला नहीं सकती। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो समय को दो भागों में बांट देते हैं, पहले और बाद में। मेरे लिए वह रात वैसी ही थी। उससे पहले सब कुछ सहज, सुरक्षित और स्थिर लगता था। उसके बाद हर चीज में एक हल्की सी अनिश्चितता घुल गई। दिन सामान्य ही था। अध्ययन हुआ, चर्चा हुई, संध्या का मौन भी वैसा ही था जैसा हर दिन होता था। फिर भी न जाने क्यों उस दिन हवा कुछ भारी सी लग रही थी। आकाश में बादल नहीं थे, पर मन पर जैसे कोई अनदेखा साया था। मैं अपने कक्ष में दीपक के पास बैठी तालपत्र पढ़ रही थी, पर शब्दों पर ध्यान टिक नहीं रहा था। मन बार बार भटक जाता। एक अनकहा भय भीतर उठता और मैं उसे तर्क से दबाने की कोशिश करती। रात थोड़ी और गहरी हुई ही थी कि अचानक बाहर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले लगा कोई जल्दी में होगा, पर कुछ ही क्षणों में आवाजें बढ़ने लगीं, घबराई हुई, अस्थिर। मैं बाहर निकली तो देखा कई विद्यार्थी एक दिशा में दौड़ रहे थे। किसी ने हांफते हुए कहा, आग। मेरे पांव जैसे वहीं जम गए। दूर आसमान की ओर देखा तो धुआं उठता दिखाई दिया, गहरा, घना और बेचैन कर देने वाला। मैं भी दौड़ी। हृदय इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज कानों में गूंज रही थी। जब वहां पहुंची, दृश्य ने मुझे भीतर तक हिला दिया। ऊंची दीवारों के भीतर लपटें उठ रही थीं। अग्नि की जिह्वाएं जैसे अंधेरे आकाश को चीर देना चाहती हों। तालपत्रों से भरे कक्षों में आग फैल चुकी थी। लकड़ी की अलमारियां चटक रही थीं और हवा में रात के कण उड़ रहे थे। कुछ आचार्य भीतर जाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ विद्यार्थी पानी के मटके ला रहे थे। हर चेहरे पर घबराहट थी, पर साथ ही एक जिद भी, कुछ बचा लेने की। मैं भी आगे बढ़ी। धुआं आंखों में चुभ रहा था, सांस लेना कठिन हो रहा था। फिर भी मैंने और कुछ साथियों ने मिलकर कुछ पांडुलिपियां बाहर निकालने की कोशिश की। कई आधी जल चुकी थीं, किनारे काले पड़ गए थे। एक छात्रा मेरे पास आकर रो पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, सब खत्म हो जाएगा। मैं स्वयं कांप रही थी, पर मैंने उसका हाथ थाम लिया। जो बचा सकते हैं बचाए, पर खुद को खतरे में मत डालो, मैंने कहा। मेरा स्वर दृढ़ दिख रहा था, पर भीतर तूफान था। कुछ ही देर में स्पष्ट हो गया कि आग पर नियंत्रण पाना आसान नहीं होगा। एक आचार्य बाहर आए, उनका चेहरा धुएं से ढका था। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, पीछे हट जाओ, जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। हम सब कुछ दूरी पर खड़े हो गए। लपटें धीरे धीरे सब कुछ निगलती जा रही थीं। मैं स्तब्ध होकर देखती रही। लाल ईंटें अग्नि की रोशनी में और भी गहरी दिखाई दे रही थीं। रात का आकाश धुएं से भर गया था। उस क्षण मेरे भीतर एक गहरी शून्यता उतर आई। इतने वर्षों का संचित ज्ञान, इतनी मेहनत, इतने स्वप्न, क्या सब यूं ही राख हो सकते हैं? पास खड़े एक युवक ने टूटे स्वर में कहा, हमने जो सहेजा था उसकी बात अधूरी रह गई। मैंने धीमे से कहा, जो हमने सीखा है वह हमारे भीतर है। यह कहते हुए मुझे स्वयं नहीं पता था कि मैं उसे सांत्वना दे रही हूँ या खुद को। रात लंबी थी। लपटें धीरे धीरे कम हुईं, पर तब तक बहुत कुछ जल चुका था। सुबह जब प्रकाश फैला, दृश्य और भी पीड़ादायक था। दीवारें खड़ी थीं, पर भीतर केवल राख थी। जहाँ कल तक पांडुलिपियां थीं, वहाँ अब काले ढेर थे। मैं धीरे धीरे वहाँ पहुँची। झुककर राख को हाथ में लिया। वह ठंडी हो चुकी थी, पर उसमें एक अजीब सी तपिश थी, मानो स्मृतियां अभी भी जीवित हों। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे लगा जैसे मेरे अपने जीवन का एक हिस्सा मुझसे छिन गया हो। फिर भी उसी क्षण एक और भावना उठी, विनम्रता की। शायद हमें यह याद दिलाने के लिए कि बाहरी संरचनाएं स्थायी नहीं होती। भवन, ग्रंथ, दीवारें सब नश्वर हैं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। परिसर में गहरा मौन था। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई आरोप नहीं।
बस एक साझा दुख। शाम को हम सब कुछ क्षणों के लिए एकत्र हुए। कोई प्रवचन नहीं हुआ, बस मौन रखा गया। उस मौन में पीड़ा भी थी और स्वीकार भी। रात को अपने कक्ष में लौटकर मैंने दीपक जलाया। उसकी लौ छोटी थी पर स्थिर। मैं उसे देर तक देखती रही। बाहर बहुत कुछ बदल चुका था, पर यह छोटी लौ अब भी जल रही थी। मुझे लगा शायद यही उत्तर है। बाहरी अग्नि बहुत कुछ भस्म कर सकती है, पर भीतर की लौ अगर जागृत हो तो वह फिर से प्रकाश फैला सकती है। उस रात ने मुझे दुख दिया, पर एक गहरी समझ भी दी। ज्ञान केवल पृष्ठों में नहीं रहता, वह अनुभव में रहता है, स्मृति में रहता है, और सबसे अधिक हमारे आचरण में। मैं पहले जैसी नहीं रही। हर दिन, हर शब्द, हर अध्ययन अब अधिक मूल्यवान लगने लगा, क्योंकि मैं जान चुकी थी कुछ भी स्थायी नहीं। और शायद इसी अनिश्चितता में जीवन की सच्ची गहराई छिपी है। जो बाहर है वह कभी भी बदल सकता है, पर जो भीतर स्थिर हो जाए उसे कोई अग्नि भस्म नहीं कर सकती। कई वर्षों बाद जब मैं फिर से नालंदा की धरती पर पहुंची, तो मेरे कदम पहले जैसे हल्के नहीं थे। समय ने मुझे बदला था। मेरे बालों में अब हल्की सफेदी झलकने लगी थी। हाथों की रेखाएं गहरी हो गई थीं। जीवन ने मुझे कई छोटे बड़े अनुभव दिए थे, पर भीतर कहीं एक कोमल सी डोरी अब भी उस स्थान से जुड़ी हुई थी। मैं अकेली ही आई थी, किसी को साथ लाने की इच्छा नहीं हुई। मुझे लगा यह मिलन निजी होना चाहिए, जैसे कोई पुरानी स्मृति से चुपचाप मिलना। सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। लाल ईंटों के बीच अब घास उगाई थी। कुछ जगहों पर छोटी छोटी झाड़ियां थीं। पक्षी टूटी दीवारों पर बैठकर चहचहा रहे थे। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, वैसी नहीं जैसी भीड़ के बीच मिलती है, बल्कि वैसी जो समय की धूल से छन कर आती है। मैंने धीरे धीरे चलते हुए उन दीवारों को छुआ। ईंटें अब ठंडी थीं, पर उनमें अभी भी वही स्थिरता थी। मुझे लगा जैसे वे कह रही हों, हम अब भी यही हैं। मैं किसी बड़े भावुक प्रदर्शन में नहीं डूबी। आंसू भी नहीं आए, बस भीतर एक गहरा मौन था। मैंने एक जगह बैठकर चारों ओर देखा। जहाँ कभी कक्ष थे, वहाँ अब खुला आकाश दिखाई देता था। हवा अब बिना किसी अवरोध के बह रही थी। मैंने सोचा, क्या स्थान का महत्व उसकी संरचना से होता है या उसके उद्देश्य से? मेरे जीवन में इन वर्षों में बहुत कुछ बदला था। मैंने विवाह किया, फिर कुछ वर्षों बाद विधवा भी हो गई। यह कहना मेरे लिए आसान नहीं है, पर जीवन ने मुझे यह भी सिखाया कि सहारा बाहर से नहीं, भीतर से खोजना पड़ता है। मेरे पति शांत स्वभाव के थे। वे अधिक नहीं बोलते थे। एक दिन अचानक बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया। उस समय मुझे लगा था कि मैं टूट जाऊंगी। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, समाज की अपेक्षाएं, सब एक साथ सामने खड़े थे। उन दिनों मैंने अक्सर नालंदा को याद किया। वहाँ सीखा हुआ धैर्य, मौन और स्वीकार सब धीरे धीरे काम आने लगा। मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले घर के आंगन में 2-3 बच्चे आते थे, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। मैंने कोई बड़ा विद्यालय नहीं बनाया, बस चटाइयाँ बिछा दी, एक कोने में तख्ती रख दी। जब मैं बच्चों को पढ़ाती तो मुझे वही लाल ईंटें याद आती, वही शांत कक्ष, वही पीपल का वृक्ष। एक दिन एक छोटी बच्ची ने मुझसे पूछा, गुरु माता, क्या पढ़ने से जीवन आसान हो जाता है? मैं कुछ पल चुप रही। फिर मैंने कहा, आसान तो नहीं कहूँगी, पर समझ आ जाए तो भारी नहीं लगता। वह मुस्कुराई। शायद पूरी तरह समझी नहीं, पर उसने मेरी आंखों में कुछ खोज लिया। आज जब मैं फिर उन खंडहरों के बीच खड़ी थी, तो मुझे लगा कि जीवन भी ऐसा ही है। बाहर से टूटे हुए हिस्से दिखते हैं, पर भीतर कहीं एक निरंतरता बनी रहती है। मैंने देखा कि कुछ युवा विद्यार्थी वहां घूम रहे थे। वे इतिहास देखने आए होंगे। उनमें से एक लड़की मेरे पास आई और बोली, आप यहाँ अकेली आई है? मैंने सिर हिलाया। वह बोली, इतनी पुरानी जगह है, आपको डर नहीं लगता? मैं हल्के से मुस्कुराई। डर किससे? मैंने पूछा। ईंटों से। वह हंसती। नहीं, बस यहाँ सब खाली खाली लगता है। मैंने चारों ओर देखा। मुझे खाली नहीं लगता,
मैंने धीरे से कहा, मुझे लगता है यहाँ बहुत कुछ अब भी है, बस सुनने वाला चाहिए। वह कुछ क्षण चुप रही। शायद उसने भी हवा की सरसराहट को सुनने की कोशिश की। मैंने महसूस किया कि समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। जो कभी बहुत बड़ा लगता था, वह अब स्मृति बन जाता है, और जो स्मृति बन जाता है, वह बोझ नहीं रहता, वह मार्गदर्शन बन सकता है। मैंने अपने जीवन में यह समझा कि ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्र नहीं है। ज्ञान वह है जो कठिन समय में आपको संतुलित रखे, जो अहंकार को कम करे, जो दूसरों के दुख को समझने की क्षमता दे। मैंने उन ईंटों के बीच चलते हुए अपने बीते वर्षों को याद किया, बच्चों की हंसी, उनकी शरारतें, उनका पहला अक्षर लिखना। जब कोई बच्चा पहली बार सही शब्द बोलता, तो मुझे भीतर से वही प्रसन्नता होती जो कभी एक सूत्र समझ आने पर होती थी। मुझे लगता है नालंदा की जीवित लौ अब उन बच्चों की आंखों में है। मैंने एक कोने में बैठकर आंखें बंद कीं। हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। सूर्य की किरणें हल्के से त्वचा पर पड़ रही थीं। मैंने मन ही मन कहा, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो गया उसके लिए भी। जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। मैंने अपने अनुभवों से यह सीखा कि टूटना अंत नहीं है। कभी कभी टूटना ही हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब मैं लौटने लगी, तो पीछे मुड़कर एक बार फिर देखा। ईंटें स्थिर थीं, आकाश खुला था, पक्षी उड़ रहे थे। मुझे लगा जैसे कोई कह रहा हो, कहानी समाप्त नहीं हुई है। और सच में कहानियां समाप्त नहीं होती, वे बस रूप बदलती है। आज मैं जब शाम को अपने घर के आंगन में दिया जलाती हूँ, तो उसकी लौ को कुछ देर तक देखती हूँ। वह बहुत छोटी होती है, पर स्थिर होती है। मुझे लगता है वही स्थिरता जीवन का आधार है। नालंदा अब भव्य रूप में नहीं है, पर उसके मूल्य अब भी जीवित है। धैर्य, विनम्रता, जिज्ञासा, और शायद यही किसी भी स्थान की सच्ची विरासत होती है। मैं कोई बड़ी विदुषी नहीं बनी, नहीं मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, पर यदि मैंने अपने बच्चों और विद्यार्थियों को इतना सिखा दिया कि वे प्रश्न पूछने से न डरें और सीखते समय विनम्र रहें, तो मुझे लगता है मैंने उस ज्योति को आगे बढ़ाया है। जीवन की इस यात्रा में मैंने यही समझा, ईंटें गिर सकती है, समय बदल सकता है, पर भीतर की लौ यदि जलती रहे तो अंधकार कभी पूर्ण नहीं होता। मैं धीरे धीरे उस स्थान से बाहर आई। सूरज अब ऊंचा हो चुका था, मेरे कदम स्थिर थे, और मेरे भीतर एक शांत, जीवित लौ अब भी जल रही थी। और शायद हर कहानी का अंत सिर्फ अंत नहीं होता, वह एक नई शुरुआत भी होता है। अगर इस सफर में आपने खुद को कहीं महसूस किया हो, तो समझ लीजिए यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी, हमारी थी। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी अंदर की लौ जलाए रखिए। और इस तरह उस साधारण किसान ने बिना ऊंची आवाज, बिना बहस और बिना किसी दिखावे के यह सिद्ध कर दिया कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो उसे समझ लेता है वह धीरे चलता है, पर दूर तक पहुंचता है, और जो उसे नजरअंदाज करता है वह तेज तो चलता है, पर अक्सर रास्ते में ही हार जाता है। उस किसान ने हमें यह सिखाया कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, सही समय पर की गई मेहनत से मिलती है। क्योंकि अधप का फल कभी मीठा नहीं होता, और अधूरी प्रतीक्षा कभी फलदायी नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने दिल के करीब लोगों के साथ जरूर साझा करें। क्योंकि हो सकता है किसी और के जीवन में भी आज सही समय का इंतजार चल रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी भारतीय जीवन से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें ताकि सीख आगे बढ़े। बेल आइकन दबाना न भूले ताकि हर नई कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। अंतिम धन्यवाद, आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। याद रखिए, समय कभी रुकता नहीं, लेकिन जो उसे समझ ले वह कभी पीछे नहीं रहता।